नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो यूपी टेट ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स के इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट 2016 के पेपर की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर। चलिए देखते हैं 2016 में यूपी टेट में प्राइमरी में पर्यावरण अध्ययन का पेपर कैसा आया। तो पहला क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 30 मार्च, 7 सितंबर या 22 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस चूंकि पर्यावरण से संबंधित है इसीलिए इस एग्जाम में पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को बच्चों, ठीक है। 16 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन को देख लेते हैं। 7 सितंबर इन्होंने दिया, 7 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नागरिक उड्डयन दिवस, यानी कि जिसको हम कहते हैं सिविल एविएशन डे। 22 अप्रैल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 22 अप्रैल मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कह लो या आप इसको विश्व पृथ्वी दिवस कह लीजिए। पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल के अलावा 22 से जुड़ी दो डेट और याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। एक तो 22 मार्च है और दूसरा 22 मई है। तो ये तीनों ही पर्यावरण से संबंधित है। 22 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। कौन सा हो जाएगा बच्चों? बायोडायवर्सिटी डे या जैव विविधता दिवस। तो इसको याद रखना बहुत आसान भी है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और तीनों 22 22 22 से, इसलिए याद करना आसान। जल, फिर पृथ्वी, फिर जैव विविधता। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए 5 जून। ये भी आपका पर्यावरण के पेपर में बार बार पूछा जाएगा। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस। तो इसको याद रखिएगा, ये सारी डेट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी क्या होते हैं बच्चों? जो उत्पादक होते हैं यानी कि पेड़ पौधे, इन पर जो निर्भर है वो शाकाहारी है। तो इनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि यही है जो सबसे पहले कंज्यूम करते हैं उत्पादों को। तो ये हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है, जितने भी आपके खनिज ये सारे होते हैं, इनका जो चक्रण होता है इसको कहते हैं बच्चों जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, यानी बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो देखिए, डीजल और पेट्रोल जो है ये क्या है? हाइड्रोकार्बन इसमें होते हैं और ये डीजल में अनसैचुरेटेड भी होते हैं, तो इसलिए जब ये जलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाते हैं। कोयला सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है इन सब में, क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें ज्यादा होता है वो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। सबसे सेफ फ्यूल कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन है बच्चों। हाइड्रोजन फ्यूल ऐसा होता है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा। तो बच्चों दैत्याकार पांडा जो है ये चाइना में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी यानी कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि रबर और गोंद बनाने के काम आता है। गोंद या एडहेसिव जो होते हैं, जो चिपकाने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, उसको बनाने में मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों मिथाइल आइसोसाइनेट यूनियन कार्बाइड एक फैक्ट्री थी 1984 में। यहाँ पर क्या हुआ था? ये गैस लीक हो गई थी जिससे लगभग अभी तक जो अंदाजा है वो 20,000 लोगों का लगभग जान इसमें जो है गंवाया था लोगों ने। और ये अमेरिकन कंपनी थी बच्चों, है ना। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ये हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बच्चों आप जानते हो कि जो दक्षिणी गोलार्ध में जो देश होते हैं उनमें क्या है, उनका मौसम थोड़ा उल्टा होता है। यानी कि जो क्रिसमस का त्योहार है वो बेसिकली त्योहार होता है ठंडियों का और यूरोपीय कल्चर से लिया गया है। अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया यूरोपीय कल्चर से जुड़ा तो है, लेकिन वो पाया कहाँ जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब क्रिसमस का समय होता है उस समय वो समर सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। फिर जब वहां पर ठंडी आती है तो ठंडी के मौसम में क्या होता है बच्चों? वहां पर ये जुलाई के आसपास में आता है, तो वहां पर दोबारा से इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है
जो इसको गर्मियों में मना था। ऑस्ट्रेलिया के अलावा सेम कंडीशन अप्लाई दक्षिण अफ्रीका के साथ भी होगी बच्चों, साउथ अफ्रीका के साथ भी होगी, क्योंकि वो भी उसी गोलार्ध में है। ठीक है, चलिए। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बच्चों, वो शेर के लिए जाना जाता है। एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां पर एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। कौन से बच्चों? एशियाटिक लायंस, या जिनको आप कह सकते हो एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछे कहाँ है, तो ये गुजरात में है। ये भी एग्जाम में आ चुका है बच्चों। आज मैं 2016 का पेपर आपको करा रहा हूँ। 2017 में ही पूछा गया था कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है बच्चों। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर जो है एक योजना है ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए है बच्चों। ग्रीन मफलर योजना में क्या होता है, 4 से 6 रो, अगर 4 से 6 पंक्ति पेड़ की लगाई जाए तो उससे क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल नॉइज होता है और जो रोड का ट्रैफिक नॉइज होता है वो बहुत ज्यादा फैलता नहीं है, क्योंकि जो पेड़ पौधों की जो जो बाधा होती है वो उसको रोक लेती है, सोख लेती है। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, अरब सागर, काला सागर या भूमध्य सागर? तो बच्चों, यूरोप को अफ्रीका, यानी यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है वो है मेडिटेरेनियन सी, या जिसको भूमध्य सागर कहते हैं। मैप में देखते हैं बच्चों, तो आप ये देखिए, ये जो है ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, तो ये जो सी है इसी को, ये जो सी आपको दिख रहा है ये क्या है, इसी को भूमध्य सागर कहते हैं। यही आपका भूमध्य सागर है और ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अगर बात करें अरब सागर की, तो अरब सागर भारत को और एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। अगर बात करें लाल सागर की, तो ये जो पट्टी आपको दिख रही है बच्चों, ये लाल सागर की पट्टी है। ये क्या है, अरब देशों को अफ्रीका से अलग करता है। और इसी के अलावा अंतिम हमारा जो ऑप्शन दिया था काला सागर, तो काला सागर जो है वो पूर्वी यूरोप को अलग करता है बच्चों, किससे? एशिया से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है कौन सा बच्चों? कैक्टस। कैक्टस का प्लांट देखने में कुछ ऐसा होता है, कटीला होता है, और यही पाया जाता है कहाँ पर बच्चों? मरुस्थलीय इलाकों में, क्योंकि वहां पर पानी की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो बच्चों, टाइटन जो है वो शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। ये देखिए कुछ ऑरेंजिश टाइप का इसका कलर होता है। ये शनि का प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन। वहीं अगर बात की जाए पृथ्वी का एक चंद्रमा है, मंगल के 2 हैं बच्चों। शनि के 82 है, 53 कंफर्म्ड है। बृहस्पति के 79, 53 कंफर्म्ड है। अरुण के 27 और वरुण के 14 है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह है जिनका कोई चंद्रमा नहीं है बच्चों। तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का प्राकृतिक उपग्रह है, जिसको इंग्लिश में सेटर्न कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बच्चों, बायोडीजल की फसल कौन होती है? जेट्रोफा होता है। जेट्रोफा प्लांट को बायोडीजल की फसल कहते हैं। या इसी प्लांट को हिंदी में हमारे यहाँ रतन जोत के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित हुआ था 1986 या 1986 में। बच्चों, ध्यान देने योग्य बात यह है 2017 में पूछा गया था प्रोजेक्ट टाइगर। एक तो पूछा गया था प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम कब लाया गया था, दूसरा पूछा गया था वन्य जीव संरक्षण या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वन्य जीव संरक्षण या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ये भी पूछा गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये हो जाएगा आपका 1973, और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये हो जाएगा 1972। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं भूमंडलीय तापन का कारण है। तो भूमंडलीय तापन का मतलब होता है भूमंडल, यानी जो हमारे वातावरण का तापमान में वृद्धि होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि की वजह से। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वो सूरज की रोशनी, जो सूरज का प्रकाश आता है और उसके कारण जो तापमान बढ़ता है, तो ये सूरज के प्रकाश को ट्रैप कर लेता है, सूरज के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है और वायुमंडल के बाहर नहीं जाने देता है। इससे क्या होता है, पर्यावरणीय तापमान है वो बढ़ता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। बच्चों, ये विषुवत रेखा के आसपास में पाए जाते हैं। और आपको ध्यान देना है कि सबसे फेमस जो है अमेजोन, अमेजन का फॉरेस्ट जो है, अमेजन का फॉरेस्ट ब्राजील में, वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। वो इसी का एक एग्जांपल है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन का है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तब भी आपका आंसर होगा अमेजन, ब्राजील। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो जो लावा और मैग्मा जो निकलता है उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। वो ठंडा होने के बाद में काली मिट्टी का रूप लेता है और काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है।
वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो ये हो जाएगा बच्चों समताप मंडल। समताप मंडल ही है जो हमारे पर्यावरण को सूर्य की पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनको स्थल तक पहुंचने से रोकता है और हमारी रक्षा करता है। ठीक है बच्चों, अगर बात की जाए समताप मंडल की, तो समताप मंडल जो है आपका वो 10 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो गंगा एक्शन प्लान भी 1986 में लाया गया था बच्चों, और गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य था गंगा का जो पानी है उसकी गुणवत्ता को सुधारना और उसको अच्छा रखना। तो ये हो जाएगा जल की गुणवत्ता से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो इसका सीधा सा आंसर नीम हो जाएगा। बहुत सीधा सा सरल सा आंसर है। नीम का वृक्ष जो होता है उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो जैविक कीटनाशक के रूप में काम करता है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की ही रोशनी से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और फिर पौधों को जो है प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी करते हैं, शाकाहारी से फिर मांसाहारी। इस तरह से हमारा पर्यावरणीय जो चक्र है वो चलता है। पारिस्थितिकी तंत्र का में ऊर्जा का फ्लो होता है, ऊर्जा का वहन होता है, और इसका शुरुआत जो है वो सबसे पहले सूर्य से होती है। किसी भी परिकल्पना को अगर बार बार परीक्षण करने पर गलत ना पाया जाए तो वो एक सिद्धांत बन जाता है बच्चों। बार बार टेस्ट किया गया, अगर वो गलत नहीं पाया गया तो वो एक थ्योरी का रूप ले लेता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या होगी बच्चों? पहले विचारों का आदान प्रदान हो और फिर उसको कार्य योजना उसकी बनाकर उसको किया जाए। तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना इसका आंसर हो जाएगा। 143 का सी हो जाएगा। 144 देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है वो डेसिबल से किया जाता है। किससे होता है बच्चों? डेसिबल से। अच्छा ध्यान रखिएगा कि 25 से 30 डेसिबल जो होता है, 25 से 30 डेसिबल ये सामान्य होता है, और इसी ध्वनि को हम आसानी से आराम से सुनते हैं, जो हमारे कानों को हर्ट नहीं करता है। लेकिन जब यही नॉइज, यही शोर अगर 80 डेसिबल के ऊपर हो गया, तो 80 डेसिबल के ऊपर का जो होता है वो क्या होता है? ये हार्मफुल हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है और ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो सूर्य के तापमान को सोख लेती है, या सूर्य की जो रोशनी आती है उसको ट्रैप कर लेती है और वायुमंडल के बाहर नहीं जाने देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या है, और मीथेन, ये सभी क्या है? ये सारी की सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। की से का आता है, का से कृष्णा कावेरी हो जाएगा। गोद, गोद से गोदावरी हो जाएगा। में से महानदी हो जाएगा, और ग से गंगा हो जाएगा, गंगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर हम ये देखें तो ताप्ती, नर्मदा और सिंधु ये तीनों ही क्या है? ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। तो गिरती कौन है? सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा नदी की अगर बात की जाए तो ये झारखंड से निकलती है बच्चों, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के थ्रू ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी या हिमनदों द्वारा होती है? तो हिमनदों द्वारा होती है यू आकार की घाटी। बच्चों यू आकार की घाटी अपरदन की वजह से ये ऐसा आकार ले लेता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यू आकार की घाटी का निर्माण जो है वो हिमनदों या हिमानी के द्वारा होता है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो अगर वो नहीं करता है काम, तो क्या आप इसको प्रिंसिपल की जानकारी में लाएंगे? नहीं। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाएंगे तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देंगे तो उसको माता पिता उसके साथ हार्श हो सकते हैं, उसको दंडित कर सकते हैं, इससे भी बच्चे की मानसिक स्थिति पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि सी आंसर हो जाएगा। उसकी अनियमितताओं का कारण जानेंगे और फिर उसे सही तरह से मार्गदर्शित करेंगे। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो मध्य प्रदेश में पूछा है, तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा बच्चों भोपाल। अगर इसमें ऐसे ये पूछा होगा भारत में झीलों का शहर क्या है, तो आंसर हो जाता उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर है बच्चों? ये राजस्थान में है। तो उदयपुर भारत में झीलों का शहर कहलाता है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? उसकी सेवा, उसका वेतन, उसका गर्व या छात्रों का विश्वास? तो शिक्षक के लिए सबसे बहुमूल्य निधि होती है उसका छात्रों के साथ विश्वास कैसा है, ट्यूनिंग कैसी है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारे 2016 का ईवीएस का पेपर का सॉल्यूशन। अन्य पेपर का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और अंत में आपको एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा बच्चों आपको इंग्लिश का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन का 2011 से लेकर 21 में जो लीक हुआ था उस तक का सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। उसके साथ साथ में आपको सीडीपी के भी 2 पेपर ऑलरेडी मिल चुके हैं, अन्य पेपर भी जल्दी से मिल जाएंगे आपको।
तो मेहनत करते रहिए बच्चों, अन्य सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे धीरे-धीरे, हिंदी और संस्कृत का भी हम लोग आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन देंगे और एक वीडियो में देंगे बच्चों। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें बच्चों। जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा, टेक केयर।